आज क्योंकि फ्रिक्शन को लेके अगर तो फॉर्मूले याद करने हैं बेटा, मैं याद करवा देता हूं, लेकिन क्वेश्चन होंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं। फॉर्मूला याद करने से कभी भी कोई पर्सन आज तक बच्चे क्वेश्चन नहीं कर पाए, कोई बच्चा क्वेश्चन नहीं कर पाया। अभी सीबीएसई ने जो भी सैंपल पेपर दिया मैंने देखा बच्चे, ऑलमोस्ट हर चीज बच्चे क्लास के अंदर जो मैंने प्लस टू में डिस्कस कराई थी उसी में से पेपर आ रखा है। जैसे जेई के अंदर बच्चे जो भी पेपर आता है मैं आपको क्यों भेजता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ देखो क्लास में डिस्कस करवाया कि नहीं करवाया। अब आपको ये देखना कि वो क्लास में डिस्कस करवाया कि नहीं करवाया। चलिए सो अब बच्चे हम यहाँ पर करते हैं बच्चे एक ग्राफ को बच्चे स्टडी, द ग्राफ बिटवीन force applied, the graph between the force applied and the frictional force and the frictional force and the frictional force and the frictional force। ये ग्राफ बच्चे अगेन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते कैसे, मेरे पास ये आपके लिए y एक्सिस ये फ्रिक्शन है और ये मेरे पास यहाँ पर x एक्सिस ये अप्लाइड फोर्स। ये ग्राफ बच्चे मैं पहले बनाऊंगा और फिर आपको समझाऊंगा कि ग्राफ का मतलब क्या। और ये बच्चे हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरीके से आपके पास बिहेव करते हैं, ये ग्राफ इस तरीके से बिहेव करते हैं ना। ये ग्राफ बच्चा हमारे पास अगर इस तरीके से बिहेव कर रहा है, एक मिनट, ये ग्राफ बच्चा हमारे पास अगर इस तरीके से बिहेव कर रहा है तो इस ग्राफ के इस तरीके से बिहेव करने के पीछे का रीजन क्या है, बहुत मजा आने वाला है। और यहाँ पर बच्चे ये जो किंक आ रही है, ये किंक किस वजह से आ रही है ये भी देखना है बच्चे हमने। यहाँ पर बच्चा हमारे पास दिस इज द फोर्स विच इज फ्रिक्शन, ये बच्चा हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स है। और यहाँ पर बच्चा हमारे पास क्या है, फोर्स अप्लाइड है, ये बच्चा हमारे पास फोर्स अप्लाइड है। ये मेरे पास यहाँ पर 0 न्यूटन के अप्लाइड फोर्स है, तो फ्रिक्शन भी आपके पास क्या है बच्चे, 0 है। फोकस करते चलना बच्चे, फोकस करते चलना। अगर किसी ब्लॉक को मैं जमीन पे प्लेस कर देता हूँ, ये पहली सिचुएशन है। अगर किसी ब्लॉक को मैं जमीन पे फ्रिक्शन यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ और यहाँ पर बच्चे नॉर्मल रिएक्शन एन और वेट नीचे लग रही है, आपकी अप्लाइड फोर्स 0 के बराबर है, तो बताओ फ्रिक्शनल फोर्स भी किसके बराबर होगी, शाबाश बताओ, फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या होगी, 0 के बराबर। अगर आप किसी बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो तो वो बॉडी अगर रेस्ट पे भी है तो आप ये नहीं बोलोगे कि फ्रिक्शन ने उसको रोका हुआ है। ये बात ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट है। मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं सर फ्रिक्शन की वजह से बॉडी नहीं चल रही, गलत बात। फ्रिक्शन के बारे में तब पता लगेगा जब आप अप्लाइड फोर्स लगाओगे, आप अप्लाइड फोर्स लगाओगे तो होगा, अगर आप अप्लाइड फोर्स नहीं लगाओगे तो नहीं हो जाएगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स बच्चे 0 न्यूटन, क्योंकि बच्चे अप्लाइड फोर्स 0 न्यूटन। फिर क्या होता है बच्चे, सेकंड वन, अब ध्यान से समझ, यानी कि मैं यहाँ पर ग्राफ के अंदर ये पॉइंट आपके पास कहां पर आ रहा है, ये आ रहा है, ये बच्चा हमारे पास आ रहा है जहां पर आप बोलते हो द स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0, बॉडी रुकी हुई है पर स्टैटिक फ्रिक्शन 0 क्यों है, क्योंकि अप्लाइड फोर्स 0। सेकेंड पॉइंट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, और जैसे ही आप बच्चे इस बॉडी के ऊपर, जैसे ही आप इस बॉडी के ऊपर बच्चे अप्लाइड फोर्स लगाना शुरू करते हो और बढ़ाना शुरू करते हो, लेकिन ये बॉडी अभी भी रेस्ट के ऊपर है, बताओ इस पे कौन सी फोर्स लग रही होती है बच्चे आपके पास, स्टैटिक। बॉडी रेस्ट के ऊपर है तो जितनी आप फोर्स अप्लाई करते हो बच्चे उतनी इसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है। आप अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज कर देते हो, फ्रिक्शन भी इंक्रीज हो जाती है। आप अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज कर देते हो तब भी बच्चा हमारे पास फ्रिक्शन जो है बच्चे वो आपके पास यहाँ पर बढ़ जाती है, बॉडी को चलने नहीं दे जितनी मर्जी कोशिश करें। और फिर बच्चा हमारे पास एक ऐसा पॉइंट आता है जब आपकी स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स एग्जैक्टली किसके बराबर आ जाती है, म्यू एस इंटू एन, यानी कि आपकी फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम हो जाती है, ये वाली चीज। अब बताओ इसके बाद क्या होगा, ये बच्चे आपके पास मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है और आपकी स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स 0 से मैक्सिमम के बीच में वेरी की, तो बताओ ये वाली फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी फ्रिक्शनल फोर्स की कैटेगरी के अंदर आती है बच्चे,
स्टैटिक, ये स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफ फोर्स है। और रिमेंबर, आप इस केस में इस ग्राफ से क्या बुलाओगे? ये स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफ फोर्स कैसी फ्रिक्शन ऑफ फोर्स है बच्चे, बताओ जरा। दिस इज अ सेल्फ एडजस्टिंग, क्योंकि ये अपने आप को एडजस्ट कर रही है। और ये एडजस्ट कर क्यों कर रही है? क्वेश्चन मार्क है बच्चे आपके पास, भाई क्यों कर रही है? ताकि बॉडी ट्रेवल ना करे, ताकि बच्चे जो बॉडी है वो ट्रेवल ना करे। पर बच्चे हर पर्सन की एक लिमिट होती है बच्चे, बहुत हो गया, बॉडी चल नहीं रही है, बहुत हो गया, तो आप फोर्स बढ़ाते जाओगे, कोई ना कोई एक ऐसी अप्लाइड फोर्स आएगी जब आपकी स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा? बॉडी रियली बच्चे हमारे पास आप और स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा देते हो, और स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा देते हो। यानी कि अब जो आप अप्लाइड फोर्स लगा रहे, यहां पर जो आपकी अप्लाइड फोर्स थी वो लेस देन क्या थी बच्चे? म्यू एस इंटू एन थी। यहां पर अब आप अप्लाइड फोर्स किससे बड़ी लगा देते हो? लिमिटिंग से बड़ी। जैसे ही आप एक स्ट्रॉन्गर फोर्स लगाते हो तो बॉडी चल पड़ती है, और जब बॉडी चल पड़ती है तो बताओ बच्चे कौन सी फ्रिक्शनल फोर्स लगती है बच्चे बैक डायरेक्शन के अंदर? बताओ शाबाश। काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक, बिल्कुल, ये बच्चा हमारे पास हमारी बॉडी के ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन लग पड़ती है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये बच्चा हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन है। फिर बस आपने अप्लाइड फोर्स लगाती जानी है, बॉडी ने चलते जाना। ये बॉडी अपनी मोशन को क्या कर जाती है बच्चे? कंटिन्यू कर जाती है। और इसकी वजह बच्चे हमारे पास क्या? स्ट्रॉन्गर फोर्स लगाने से इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, और इंटरमोलिकुलर बॉन्ड ब्रेक होने से बच्चे चीजें चल पड़ती है। जी, समझ में आ गई बात बच्चे आपको? समझ में आ गई बच्चे बात आपको? तो ये ग्राफ हमको ये चीज समझाता है, ये जो चीज हमको समझाता है, ये रीजन के अंदर अप्लाइड फोर्स छोटी थी तो बॉडी नहीं चली, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही है। यहाँ पर इस टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम लग रही है। ये जो पॉइंट आपके पास ऐसा आता है, इसका मतलब है यहाँ पर हम अनडिटरमिन्ड है। अनडिटरमिन्ड क्यों है बच्चा बोलता है? क्योंकि हमें नहीं पता, अगर आप इससे बड़ी फोर्स लगाओगे तो बॉडी चल पड़ेगी, और अगर आप इतनी फोर्स ही लगाते रहोगे तो बॉडी कभी नहीं चलेगी। इस वजह से यहाँ पर बच्चे एक स्मॉल एरो टाइप स्ट्रक्चर, एक बच्चा आपके पास ट्राइंगल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। फिर बताओ यहाँ पर कौन सी फ्रिक्शन फोर्स लग जाती है बच्चे हमारे पास? काइनेटिक। एग्जैक्टली बच्चे, ओके। तो ये हमारे पास यहाँ पर बच्चे इसका क्या आ जाता है? ग्राफ आ जाता है। मैंने कल भी आपको बताया यहाँ पर क्वेश्चन बहुत टेक्निकल होंगे। आपका दिमाग बच्चे, जी शौर्य, आपका दिमाग बहुत चलना चाहिए कि अच्छा ये लिमिटिंग दे दी है, मेरी अप्लाइड फोर्स कितनी है, काइनेटिक कितनी है, मुझे जज और जजमेंट अब आपको लेना है, टीचर ने नहीं। टीचर ने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, अब जजमेंट आपके हाथ में। जी शौर्य। सर इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड सर वो ब्रेक होते हैं सर या फिर क्या सर? हाँ बच्चे, बोल बोल, शाबाश, बोलो। अरे मैं पीछे कर दो सर। एक्सक्यूज मी सर। सर आपको आवाज आ रही है ना सर मेरी? हाँ बिल्कुल। सर जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स बताया सर क्या था? हाँ, जो वो ब्रेक आप होते हैं? स्ट्रॉन्गर, जब आप स्ट्रॉन्गर फोर्स लगा देते हो, स्ट्रॉन्गर फोर्स का मतलब आपके अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स से भी बड़ी हो जाती है, तो हमारे पास इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं। वो इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स जिनको हम कॉज मानते हैं, किसका बच्चा? आपके पास फ्रिक्शन का, वो बच्चे हमारे पास ब्रेक हो जाते हैं। और जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, अब वो बच्चे ना लग के आप बॉडी पे क्या लगने लग जाती है? काइनेटिक फ्रिक्शन। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर बॉडी किसके अंदर आ जाती है? मोशन के अंदर। बॉन्ड ब्रेक होंगे तभी तो एक बॉडी दूसरी बॉडी का साथ छोड़ेगी, यस और नो? तो वो उसका साथ छोड़ेगी और बॉडी ट्रेवल करने लग जाएगी। ठीक है शौर्य? यस सर। ठीक है सर, मैंने आपको यहाँ पर पेपर में भी आया हुआ है। हाँ बोलो बोलो। सर मैं कह रहा हूँ कि हमारे को ना ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली पेपर में भी आया हुआ है सर। अच्छा आया है? आया कब आया? फिर कल वाले पेपर में ना। अच्छा, कल तो प्रोजेक्टाइल में से सारा का सारा आ गया था, हाँ या ना?
यस सर। प्रोजेक्टाइल के अंदर आ गया होगा सारा का सारा। यस सर, इसमें कुछ क्वेश्चंस वैसे भी थे सर जिसमें ना आपने, सर मैं तो आपको थैंकफुल कहता हूँ कि कल हमने आपने जो थैंकफुल करके तेरी आवाज चली गई भाई। बता दिया ये था ना तो सर। हाँ सर आपने जो कल कंसेप्ट कराया था ना सर, वो वाला फोर्स लिमिटिंग वाला सर, और हाँ वो फोर्स स्टैटिक, फोर्स काइनेटिक, उसका सर थोड़ा आइडिया मिल गया। आइडिया मिल जाता है, बिल्कुल सही बात है। आइडिया और बच्चे का कॉन्फिडेंस की बात है। बच्चे देख, इसमें टीचर कुछ नहीं, देख मैंने क्या बोला, इसके बाद बच्चे ने डिसीजन लेना। ऐसा नहीं है बच्चे कि मैं आपको कोई बात बताऊंगा तो वो गलत होगी और बेटा वो पेपर में वही आनी है। मुझे पता है ना कि टीचर टीचर की कुंडी कहाँ पर अटकती है बच्चे हमारे पास। ठीक है। सो यहाँ पर बच्चे आप बोल रहे हो मतलब कि इवन हम टीचर्स के साथ कांटेक्ट में, यहाँ तो बच्चे पता नहीं बच्चे, लेकिन हाँ ये है बच्चे कि हम मैक्सिमम टीचर्स के साथ कांटेक्ट में रहते हैं जो अलग अलग शहरों के, हम उनसे सोचते हैं, उनसे सीखते हैं बच्चे। हम भी सीखते हैं, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं बच्चों। और हम उनसे सीखते हैं, यार तू बता कि तेरे को कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, तो टीचर बताता है कि मुझे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है, फिर हम उसके ऊपर बात करते हैं बच्चे। ठीक है, तो सीखना बहुत जरूरी है। प्रोजेक्टाइल का कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं हो गया? सर ये एक्चुअली मेरे को पता नहीं, लेकिन मेरा सारा अटेम्प्ट हो गया सर, ये मेरा है थोड़ा चलो कोई बात नहीं, चलो प्रोजेक्टाइल चलिए, में सारा अटेम्प्ट हो गया मेरा। चलो ठीक है। ओके बच्चे, सो अब हम बच्चे यहाँ पर अब आगे चलते हैं। और हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ गई बच्चे, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहली चीज बच्चे अब आपको समझ में आनी चाहिए, लॉज ऑफ फ्रिक्शन। लॉज ऑफ फ्रिक्शन बच्चे हमारे पास क्या चीज आ जाती है बच्चे, याद रख लेना। और ये हमारे पास क्या आ जाती है, अगर मेरे पास मेरी अप्लाइड फोर्स, याद रखना बच्चे, मेरे पास अगर अप्लाइड फोर्स जो होती है बच्चे, इट इज ग्रेटर देन आपके पास और इक्वल टू जीरो, और लेस देन और इक्वल टू फोर्स मैक्सिमम। फोर्स मैक्सिमम जो कि हमारे पास क्या बन जाती है बच्चे, लिमिटिंग बन जाती है। जो कि बच्चे हमारे पास क्या बन जाती है, लिमिटिंग बन जाती है। तो बॉडी विल नॉट ट्रेवल, बॉडी विल नॉट ट्रेवल। यहाँ पर बॉडी बिल्कुल भी आपके पास ट्रेवल नहीं करेगी। यहाँ पर बच्चे हमारे पास बॉडी बिल्कुल भी ट्रेवल नहीं करेगी। और बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है, फोकस करना, पहला पॉइंट। तो हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स, वो बच्चे हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो और लेस देन और इक्वल टू जीरो, म्यू एस इंटू एन हो जाती है। whenever there is no slipping, there is no slipping, there is no slipping बच्चे आपके पास is on the is on the is on the ground। जब बच्चा हमारे पास ये बॉडी बिल्कुल भी स्लिप नहीं कर रही, यानी कि बॉडी की मोशन सीज हो चुकी है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, और फ्रिक्शनल फोर्स बच्चे आपके पास किसके बराबर हो जाती है, म्यू के इनटू एन। ये तब हो जाती है जब बॉडी एक्चुअल के अंदर एक दूसरे के ऊपर स्लिप करती है, यानी कि ट्रेवल करती है बच्चे। नेक्स्ट वन बच्चे हमारे पास, थर्ड वन बच्चे हमारे पास, थर्ड वन बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, अगर आपसे बात की जाए, जो फ्रिक्शनल फोर्स है, डज नॉट डिपेंड ऑन, डज नॉट डिपेंड ऑन, डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया। ये बच्चे बिल्कुल भी एरिया पे डिपेंड नहीं करेगी, डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया। ये बिल्कुल भी बच्चे किसी भी तरीके से एरिया के ऊपर बच्चे डिपेंड नहीं करेगी। और फोर्थ वन है बच्चा हमारे पास, force of friction is a directly proportional to the normal reaction। और नॉर्मल रिएक्शन बच्चे हमें खुद भी पता है बच्चे क्या चीज होती है, इट इज बेसिकली द कांटेक्ट फोर्स। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर है, कांटेक्ट फोर्स के बराबर। चलिए, सो हमारे पास यहाँ पर बहुत सिंपल सी चीज है जो हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए। और अब हम चलते हैं बच्चे आगे की तरफ और फोकस करते हैं। अब हम चलते हैं बच्चे आगे और फोकस करते हैं बच्चे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। और हमारे पास यहाँ पर आज पहला कॉन्सेप्ट है हमारे पास, द एंगल ऑफ द फ्रिक्शन। द एंगल ऑफ द फ्रिक्शन, एंगल ऑफ द फ्रिक्शन बच्चे, एंगल ऑफ द फ्रिक्शन बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, अगर बोला जाए बच्चे, द एंगल ऑफ द फ्रिक्शन is made between, is made between
this is made between the resultant of maximum static frictional force, यानी कि limiting frictional force, maximum static frictional force and the normal reaction, और बच्चा हमारे पास normal reaction of the system and the normal reaction of the system, हमारे पास यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बच्चा हमारे पास ग्राउंड के ऊपर प्लेस किया गया, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कहाँ की तरफ को लग रहा है बच्चे, इट इज एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ये अपवर्ड, ये नॉर्मल रिएक्शन है। और हमारे पास यहाँ पर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बैक डायरेक्शन के अंदर लग रही है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास कहाँ पे लग रही है, बैक डायरेक्शन के अंदर लग रही है। अगर अप्लाइड फोर्स आगे लग रही है, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, और कई किताब वाले कंफ्यूज करने के लिए एफएससी लिखते हैं। इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल कितने के बराबर है, 90 डिग्री का, तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पर आ जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट बच्चे हमारे पास यहाँ पर आ गए। तो हमारे पास यहाँ पर ये जो एंगल आपके पास बना किस किस के बीच में, रिजल्टेंट आर और बच्चे नॉर्मल रिएक्शन के बीच में, दिस इज नोन एज टू बी द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसको बच्चे हम क्या बोल देते हैं, एंगल ऑफ द फ्रिक्शन। जो आपके मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है वो म्यू एस इंटू एन के बराबर है। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ कर दूं और ए बी और सी एक ट्राइंगल लूं, तो इन ट्राइंगल एबीसी, इन द ट्राइंगल एबीसी, अगर मैं ट्राइंगल एबीसी ले लेता हूं तो टेंजेंट ऑफ लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा बीसी परपेंडिकुलर और बेस बच्चे हमारे पास एसी, तो टेंजेंट ऑफ लैम्डा बीसी किसके बराबर है, आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन, तो म्यू एस इंटू एन और डिवाइडेड बाय एन, तो ये कैंसिल, देयरफॉर द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ द फ्रिक्शन, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, याद भी हो जाता है, एंड लैम्डा इज इक्वल टू किसके बराबर है बच्चे, टेंजेंट इनवर्स ऑफ एस एफ एस डिवाइड बाय एन, तो लैम्डा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ एफ एस अपॉन एन, या फिर हमारे पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन और किसके बराबर है, लैम्डा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ म्यू एस, और ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली फॉर्म है, ये हमारे पास सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली ये हमारे पास यहाँ पर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली फॉर्म है कि आपके पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन टेंजेंट इनवर्स म्यू एस के बराबर। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आई डोंट थिंक सो कि आप समझ नहीं पाओगे, सिंपल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, कोई भी बच्चा इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेगा और कोई भी बच्चे यहाँ पर बच्चा इसके ऊपर काम कर सकता है, और कोई भी बच्चा यहाँ पर हमारे पास क्या कर सकता है, काम कर सकता है। बड़ी सिंपल सी बात, बड़ी सिंपल सी बात है। और अब बच्चा हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, अगर किसी का डाउट है तो वो पूछ सकता है। शौर्य, पार्थ, नितिका, अंकिता, स्तुति, स्वस्तिक, बच्चे अगर आपका कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। शाबाश, बोलो बच्चे, अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बच्चे हमारे पास आप उसको पूछ सकते हो। शाबाश जी, क्लियर है? चलो क्लियर है सर। अब यहाँ पर मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, और वो इंटरेस्टिंग चीज है, अगर टीचर, ये बच्चे अब एच.सी. वर्मा साहब की एक बुक है बच्चे, वहां से हम इस कॉन्सेप्ट को उठाते हैं। अगर टीचर आपको नेट कांटेक्ट फोर्स के बारे में पूछे कि नेट कांटेक्ट फोर्स क्या है, व्हाट इज द नेट कांटेक्ट फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस, जो दो सरफेसेस हैं, बिटवीन द टू सरफेसेस, आपके पास दो सरफेसेस के बीच में नेट कांटेक्ट फोर्स कौन सी है, तो याद रखना, अगर ये मेरे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है
याद रखिएगा। और ये मेरे पास एक नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है बच्चे, एन के बराबर है। और पीछे बच्चा हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर है बच्चे बताओ, ये बच्चा हमारे पास एफ एस के बराबर है। ये नेट कांटेक्ट फोर्स होती है जो इनका रिजल्टेंट है आर। ये रिजल्टेंट आर विच इज द वेक्टर सम ऑफ एन प्लस ऑफ एफ एस, इसको बच्चे हम क्या बोलते हैं, नेट कांटेक्ट फोर्स। तो कोई बच्चा बताएगा इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा, शाबाश बताओ। अंडर रूट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एन का स्क्वायर प्लस ऑफ एफ एस का स्क्वायर, या फिर अंडर रूट ऑफ एन का स्क्वायर प्लस ऑफ म्यू एस का स्क्वायर इंटू एन का स्क्वायर। आपके पास n बाहर आ जाएगा, n अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ऑफ म्यू एस का स्क्वायर। और n बच्चे खुद किसके बराबर होता है, शाबाश बताओ, mg। तो हमारे पास दो सरफेसेस, लेकिन टीचर ये वर्ड यूज करे नेट कांटेक्ट फोर्स। एक्चुअल में फ्रिक्शन भी कांटेक्ट फोर्स है और नॉर्मल रिएक्शन भी कांटेक्ट फोर्स है। और ये दोनों की दोनों फोर्सेस किसी बहुत बड़ी फोर्स के क्या है बच्चे, दो कंपोनेंट्स है, दिमाग लगा। ये आपके पास क्या है बच्चे, एक बहुत बड़ी रिएक्शन फोर्स के कंपोनेंट्स है, याद रख लेना। ये जो आपके नॉर्मल, तभी तो इसका नाम क्या है बच्चे, नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि ये उस पर्टिकुलर बड़ी फोर्स का नॉर्मल कंपोनेंट है और फ्रिक्शन बच्चे उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट है। बहुत 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 यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एच सी वर्मा बुक के अंदर इसके ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें वो डायरेक्ट पूछते हैं कि एक बॉडी को रख दिया मैंने सरफेस के ऊपर, अब आपको नेट कांटेक्ट फोर्स बतानी, क्या वो नॉर्मल रिएक्शन होगी, वो फ्रिक्शनल फोर्स होगी, और या फिर बच्चे वो हमारे पास इन दोनों का रिजल्टेंट है। तो नेट कांटेक्ट फोर्स ये चीज। तो अब आपके पास आर किसके बराबर आ जाएगा, mg अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ऑफ बच्चे म्यू एस का स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन टीचर क्या यूज करेगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेट फोर्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेट फोर्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेट फोर्स। क्लियर। सो हम अब क्या कंक्लूड करेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स, मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख, the normal reaction and the frictional force are the two components of a big force. Two components, these are the two components of the net, आपके पास net contact force। ये बात अगर आपको दिमाग में रहेगी तो आप क्वेश्चन बड़ी जल्दी कर पाए। चलिए होगी ये बात, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है एंगल ऑफ रिपोज। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास कॉन्सेप्ट किसका आ जाता है, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल थीटा। अब फोकस करना, एंगल ऑफ रिपोज, मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, मैक्सिमम एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन थीटा ऑफ रफ इंक्लाइंड प्लेन, ऑफ बच्चे हमारे पास rough inclined plane of the rough inclined plane with the horizontal at which the object जो आपके पास ऑब्जेक्ट है on a plane, on the inclined plane is at rest, ये बच्चे आपके पास रेस्ट पे बट एक्सपीरियंसिंग, लेकिन बच्चे ये आपके पास क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, वो एक्सपीरियंस कर रहा है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि बॉडी चल नहीं रही, पर अगर एंगल इससे थोड़ा सा आगे की तरफ को जाएगा तो बॉडी चल भी सकती है। तो हमारे पास ये एक इंक्लाइन प्लेन है और हमारे पास ग्राउंड के साथ ये एंगल थीटा के ऊपर है, ये हमारे पास एंगल थीटा है। इसके ऊपर बच्चे हमने किसको रख दिया, एक ब्लॉक को रख दिया, ब्लॉक का मास m kg है, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। यहाँ पर बच्चा हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, mg cos ऑफ थीटा। यहाँ पर नीचे की तरफ को मेरे पास क्या आ जाएगा, mg
साइन ऑफ थीटा। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, दिस विल बी इक्वल टू mg, आपके पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा। ये बच्चा हमारे पास क्या आ गया, mg, आपके पास यहाँ पर साइन ऑफ थीटा। नेक्स्ट, अब ध्यान से समझना, क्योंकि ये बॉडी अभी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है, तो ये आपके पास चल तो रही नहीं होगी, ये रेस्ट पे है, पर बच्चे अप्लाइड फोर्स नीचे लग रही है, तो बताओ बच्चे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे लग रही होगी, पीछे की तरफ, और ये इसको रोकने की कोशिश कर रही है, ये म्यू एस इंटू एन, या फिर मेरे पास म्यू एस इंटू आपके पास क्या आ जाएगा, एम जी कॉस ऑफ थीटा। और ये बॉडी हमारे पास किसके ऊपर है, रेस्ट के ऊपर। ये रेस्ट के ऊपर तब होगी बच्चे जब mg साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, म्यू एस mg कॉस ऑफ थीटा। तो mg कॉस थीटा mg कॉस थीटा कैंसिल, तो बताओ टेंजेंट ऑफ थीटा किसके बराबर है, जरा बता दो, शाबाश, म्यू एस। या फिर अब आपके पास एंगल ऑफ रिपोज किसके बराबर है, शाबाश बताओ, टेंजेंट इनवर्स ऑफ म्यू एस। ये हमारे पास क्या आ गया, एंगल ऑफ रिपोज। दिस थीटा इज द एंगल ऑफ रिपोज। जरा पीछे चलते हैं, जरा अगर मैं पीछे की कुछ स्लाइड्स आपको दिखाऊं तो आपको क्या पता लगता है, देखो जरा, हम अगर पीछे की स्लाइड्स देखें तो बताओ, लैम्डा एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर था, टेंजेंट इनवर्स ऑफ म्यू एस। अब आगे चलते हैं, यहां पर बच्चे थीटा किसके बराबर है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ म्यू एस, तो लैम्डा भी बच्चे टेंजेंट इनवर्स ऑफ म्यू एस के बराबर है, और थीटा भी बच्चे टेंजेंट इनवर्स ऑफ म्यू एस के बराबर है। तो बताओ क्या चीज पता लगी, बताओ यहाँ पर आपको क्या चीज पता लगी, कोई बच्चा बता सकता है, लैम्डा यहाँ इज पर इक्वल एग्जैक्टली बच्चे हमको यहाँ पर यही चीज पता लगी बच्चे, और वो ये बात पता लगी बच्चे कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज ये दोनों सेम, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज ये दोनों के दोनों चीजें एक दूसरे से सेम, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू थीटा। लैम्डा इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, थीटा के बराबर आ गया। लैम्डा इज इक्वल टू बच्चे हमारे पास किसके बराबर आ गया, थीटा के बराबर आ गया। ओके, तो ये हमारे पास दो कॉन्सेप्ट और हैं, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, और इसके ऊपर क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। टीचर एंगल दे के म्यू एस पूछ लेगा, म्यू एस दे के एंगल पूछ लेगा, बड़े आराम से निकाल सकते। अब चलते हम आगे की तरफ, नेक्स्ट वन हमारे पास नेक्स्ट है बच्चे। अब टीचर मुझे बोलता है व्हाई द फ्रिक्शन इज अ नेसेसिटी, व्हाई द फ्रिक्शन इज नेसेसिटी, आपको फ्रिक्शन क्यों चाहिए बच्चे, तो आप यहाँ पर बोलते हो बच्चे विदाउट फ्रिक्शन अगर बच्चा हमारे पास फ्रिक्शन नहीं होगी तो बच्चे वी कैन नॉट वॉक, मुझे पता है हम चल ही नहीं पाएंगे, फ्रिक्शन हमको चलने में हेल्प करती है, क्योंकि जब एक आदमी आगे जाता है तो फ्रिक्शन कहाँ पे लगती है बच्चे, जरा बताओ, आगे लगती है कि पीछे लगती है बच्चे, हमारे पास वो आगे की तरफ लगती है, एग्जैक्टली। और बच्चे हमारे पास अब बाइसाइकिल, आपके पास जो एक बाइसाइकिल है बच्चा, हमारे पास ट्रेन, आपके पास इन सभी के अंदर जब ट्रेन कैनॉट बी स्टार्टेड और स्टॉप, पता है ना बच्चे, जब आप बाइसाइकिल, ये आप में से कोई बच्चा था बेटा, हाँ बेटा आप में से कोई बच्चा था बच्चे, भूमिका मेहरा, भूमिका मेहरा, भूमिका बच्चे क्या हुआ बेटा, में भी हो सकता है कुछ। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास, हाँ जी बेटा, तो 2 मिनट सर स्लाइड पीछे कर सकते हो सर, मैंने एक चीज मेरे शायद से स्किप हो गई है। हाँ बोलो पूछो। सर मेरी एक्चुअली ना एक चीज स्किप हो गई, मैंने शायद से लिखा नहीं, पता नहीं क्या हुआ, कोई बात नहीं, सॉरी सर। नो इशू, आराम से लिखो। सर ठीक है सर, थैंक यू।
सो हमारे पास अ बाइसाइकिल अ ट्रेन कैन नॉट बी स्टार्टेड और स्टॉप, ना तो बच्चे ये स्टार्ट हो सकती है ना रुक सकती है बच्चे, जब बच्चे हमारे पास यहाँ पर फ्रिक्शन अगर प्रेजेंट ना हो बच्चे। इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, यह बच्चा हमारे पास इट इज इम्पॉसिबल टू फिक्स द थिंग्स, टू फिक्स द प्लेसेस ऑफ द थिंग, टू फिक्स द प्लेसेस ऑफ द थिंग्स, यानी कि जगहों की बच्चे हमारे पास जो भी बच्चे आपके पास चीजें होती हैं उनको फिक्स करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। राइटिंग विद द पेन, मतलब बहुत एग्जाम्पल है बच्चे हमारे पास, राइटिंग विद पेन, होल्डिंग द ऑब्जेक्ट्स, तो ये सारी चीजें बच्चे हमारे पास होल्डिंग ऑब्जेक्ट्स है, मतलब कि मैं आपको लिखवाता जाऊंगा तो आपको अपने आप पता लग जाएगा यार इसके और क्या क्या आपके पास एप्लीकेशन हो सकती है, ये हमारे पास है। तो विदाउट फ्रिक्शन बच्चे हमारे लिए ये काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट वन बच्चे, द फ्रिक्शन इज अ इवल, लेकिन बच्चा हमारे पास फ्रिक्शन जो है बच्चे इज अ इवल, ये बच्चा हमारे पास फ्रिक्शन इवल भी है, क्योंकि टीचर आपको पूछेगा व्हाई द फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इवल, ये बच्चा हमारे पास क्यों है बच्चे। नंबर वन, वेयरिंग एंड टीयरिंग, फ्रिक्शन से बच्चा आपके पास चीजों के अंदर वियर और टीयर, यानी कि बच्चे वो चीजें कटने फटने लग जाती है बच्चे हमारे पास। वेयर एंड टीयर ऑफ द टायर, ये बच्चे टायर की वेयरिंग और टेयरिंग बच्चे स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट वन और सेकंड वन, नेक्स्ट है बच्चे वेयरिंग एंड टेयरिंग ऑफ मशीनरी पार्ट, वेयरिंग एंड टेयरिंग ऑफ क्या है बच्चे हमारे पास, शाबाश बताओ बच्चे, मशीनरी पार्ट। आपके पास जो मशीनरी पार्ट है बच्चे उसमें भी बच्चे वेयरिंग और टेयरिंग आ जाती है, और वो कैसे आ जाती है बच्चे हमारे पास, क्योंकि फ्रिक्शन लेके आ जाती है। हीट इज प्रोड्यूस, अननेसेसरी हीट इज प्रोड्यूस, हमारे पास अनडिजायरेबल, अनडिजायरेबल हीट इज प्रोड्यूस, अनडिजायरेबल हीट इज प्रोड्यूस, अनडिजायरेबल हीट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द फ्रिक्शन, ड्यू टू द फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन की वजह से बच्चा हमारे पास अनडिजायरेबल हीट प्रोड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट है बच्चा हमारे पास एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट या मोर फ्यूल, मोर फ्यूल इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम, टू ओवरकम, टू ओवरकम दी, टू ओवरकम दी फ्रिक्शन, टू ओवरकम दी फ्रिक्शन। आपकी गाड़ी के अंदर जो पेट्रोल डलता है बच्चे, याद रखना, आपकी गाड़ी के अंदर जो पेट्रोल डलता है उस पेट्रोल का आपके पास बच्चे मोर देन 60% जो है बच्चे वो आपके फ्रिक्शन, सारी फ्रिक्शन, हवा की फ्रिक्शन, ग्राउंड की फ्रिक्शन, अदर फ्रिक्शन बच्चे हमारे पास जो भी है उसको बच्चे कंट्रोल करने के काम आ जाते। तो इसका मतलब फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इवल, द फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इवल, फ्रिक्शन बच्चे हमारे पास नेसेसरी इवल। चलो अब चलते हैं बच्चे हम आगे की। नेक्स्ट है बच्चा हमारे पास मेथड्स to reduce the friction, methods to reduce the friction, आप फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर सकते हो, खत्म नहीं कर सकते, अदरवाइज लाइफ हमारी स्टेबल नहीं हो पाएगी, हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। नंबर वन बच्चे लुब्रिकेशन, नंबर वन बच्चे हमारे पास क्या आ गई, लुब्रिकेशन। नंबर टू बच्चे यूजिंग बॉल बेरिंग, using ball bearing, using the ball bearing, using the ball bearing। आप सबने बच्चे स्केट्स देखे होंगे, स्केट्स, स्केट्स देखे हैं बच्चे आपने, स्केट्स के अंदर बच्चे आपने देखा होगा टायर्स के बीच में ऐसे शाइनी बच्चे स्फीयर्स होते हैं, ऐसे बच्चे आपने देखे हैं बच्चे, बिल्कुल स्टील के बच्चे ऐसी बॉल्स होती हैं आपने देखी हैं बच्चे। जब कोई पर्सन घूमता है तो ये बॉल्स भी बच्चे हमारे पास घूमती हैं बच्चे, ये बॉल बेरिंग्स बहुत जगहों पर। आप बच्चे इसको ऐसा करके देखिए, मैं आपको समझाता हूँ, आप अपने हाथों के बीच में दो पेन लगा दीजिए, आप अपने हाथों के बीच में क्या लगा दीजिए, दो पेन लगा दीजिए, ऐसे बच्चे पेन लगा दीजिए और अपने हाथों के बीच की मोशन करवा कर देखो, जब आपके हाथ में के बीच में दो पेन हो, पेन, और बच्चे आप हाथों की मोशन कराओ तो मोशन इजीली हो जाती है कि मुश्किल से होती है बच्चे,
बताओ बच्चे, आपके हाथों के अंदर, या फिर एक चीज समझिए बच्चे, मान लिया जाए आप ग्राउंड के ऊपर एक पेन को रख दीजिए ऐसे, और उसके उसके ऊपर अपने पाँव को रख के चलाने की कोशिश करिए। क्या आपका पाँव जल्दी आगे की तरफ को भागता है कि देर से आगे की तरफ को जाता है बच्चे? बोलो शाबाश। जल्दी भागता है। जल्दी जल्दी जाता जाता है। इसका मतलब है कि बच्चे, बॉल बेरिंग्स जो होती हैं, ये बॉल बेरिंग्स क्या करती हैं? स्लाइडिंग फ्रिक्शन को किस में कन्वर्ट करती हैं बच्चे? रोलिंग फ्रिक्शन में, जिसकी वैल्यू बच्चे हमारे पास किस में हो जाती है बच्चे? सबसे कम हो जाती है। तो बॉल बेरिंग्स बहुत जगहों पर यूज होती है। आपने अपनी बाइसाइकिल का जो पीछे वाला हब होता है, हब जिसके ऊपर बच्चे चेन लगी हुई होती है, जिसमें आपने देखा होगा चेन लगी हुई होती है ऐसे करके, जब आप चेन से बच्चे इस हब को गोल घुमाते हो, इसके बीच में भी क्या होती है बच्चे? बॉल बेरिंग्स होती है। कभी आप ध्यान दोगे तो पता लगेगा, यहाँ पे ग्रीस के साथ इसको फिट किया जाता है। और कई बारी क्या होता है बच्चा, हमारे पास ये जो बॉल बेरिंग्स होती हैं ये घिस जाती हैं, और तब आप पैडल मारते हो तो साइकिल आगे नहीं जाती, या स्केट्स चलाते हो तो स्केट्स आगे नहीं जाते, क्योंकि बॉल बेरिंग घिस जाती है, और उस पर्टिकुलर केस में इनको चेंज करवाना पड़ता है। तो बॉल बेरिंग्स क्या करती हैं बच्चे? ये हमारे पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन को क्या करती है बच्चे? हमारे पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन को किस में कन्वर्ट कर देती है बच्चे? आपके पास ये रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट। बहुत सिंपल सी चीज है। नंबर आपके पास थर्ड, पॉलिशिंग। नंबर थर्ड है बच्चा हमारे पास पॉलिशिंग, यानी कि पॉलिश करके बच्चा हमारे पास हम क्या कर सकते हैं? हम बच्चे यहाँ पर पॉलिश करके क्या कर सकते हैं? वी कैन मिनिमाइज द इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स, वी कैन मिनिमाइज द इंटरमोलिकुलर बॉन्ड, वी कैन मिनिमाइज द इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स। हम इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स को बच्चे क्या कर देते हैं? मिनिमाइज कर देते हैं। यहाँ पर बच्चे हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं। सपोज कि ये एक सरफेस है, और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर दूसरा सरफेस है। जब आप पॉलिश लगाते हो तो पॉलिश के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं, ये पॉलिश, और पॉलिश के मॉलिक्यूल्स भी एक छोटे छोटे किसकी तरह बिहेव करते हैं बच्चे? बॉल बेरिंग्स की तरह। और इसकी वजह से एक सरफेस दूसरी सरफेस, ये पॉलिश का मटेरियल, और इसकी वजह से बच्चे एक सरफेस दूसरे पे स्लाइड या ग्लाइड होने लग जाती है। लेकिन मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊं बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर आप एक्स्ट्रा पॉलिशिंग कर देते हो, आप क्या कर देते हो बच्चे? शाबाश बताओ। एक्स्ट्रा पॉलिशिंग। एक्स्ट्रा पॉलिशिंग का मतलब होता है एक्स्ट्रा स्मूथ कर देना। अगर आप दो सरफेसेस को एक्स्ट्रा स्मूथ कर देते हो तो बच्चे उस केस में फ्रिक्शन बच्चे आपके पास डिक्रीज करने के बजाय क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, फ्रिक्शन इंक्रीज। पर कैसे? बच्चा बोलता है कैसे? कभी आपने देखा है बच्चे कि जहां पर शीशों की दुकान होती है वहां पर दो शीशों के बीच के अंदर बच्चे अखबार या बच्चे कागज का टुकड़ा लगाया जाता है, फिर दूसरा शीशा लगाया जाता है। कभी देखा, ऑब्जर्व किया आपने? कभी ऑब्जर्व किया? उनके बीच में एक कागज का टुकड़ा लगाया जाता है। रीजन, क्योंकि शीशा एक्स्ट्रा पॉलिश होता है। और एक्स्ट्रा पॉलिश का बच्चा मतलब समझ नहीं पाता। इसका मतलब है दो सरफेसेस के बीच में वैक्यूम क्रिएट कर दिया। दो सरफेसेस के बीच में क्या क्रिएट कर दिया बच्चे? शाबाश बताओ। वैक्यूम। एक्स्ट्रा पॉलिश का मतलब है इतनी पॉलिशिंग कर दी कि बच्चे उसके बीच में कोई रहा ही नहीं, उनके बीच में एयर को भी हटा दिया, और जिसकी वजह से बच्चे वो चीजें जुड़ जाती है। ट्रेन की पटरियां एक्स्ट्रा पॉलिश होती। ये बच्चे जब टीचर एक्स्ट्रा पॉलिश बोल के बोले कि फ्रिक्शन के साथ क्या हो गया, तो आप बोलो कि इंक्रीज हो जाएगी। आपको पता है अगर शीशे के दो गिलास बीच में अटक जाएं, होता है बच्चे, तो उसको पहलवान भी नहीं निकाल सकते। वो टूट सकते हैं लेकिन वो बच्चे आपके पास अलग नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो एक्स्ट्रा पॉलिश। आप अपने आसपास देखिए, कई चीजें एक्स्ट्रा पॉलिश की जाती हैं। उसका रीजन ये है बच्चे, ताकि वहां पर फ्रिक्शन कम ना हो। फ्रिक्शन क्या हो जाए? इंक्रीज। ये शीशे वाला देखना, कभी ऑब्जर्व नहीं किया? शीशे की दुकान के अंदर जो शीशे होते हैं बच्चे, उनको इकट्ठा जहां पे रखा जाता है एक के नीचे एक, तो इनके बीच में कुछ आप जो है कपड़ा या बच्चे कागज ऐसे लगाकर फिर कपड़ा कागज लगा के रखते हैं। क्यों? अगर एक बार ये कांटेक्ट में आ गए सीधा तो इनके बीच में वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा पॉलिश मानी जाएगी, और ये इतना चिपक जाएंगे कि फिर तोड़ा जा सकता है, अलग नहीं किया जा सकता।
ठीक है, तो ये बड़ी खतरनाक आपके पास कॉन्सेप्ट है। और फोर्थ वन है बच्चे अवॉइड मॉइस्चर, यानी कि मॉइस्चर से भी बच्चे हमारे पास क्या होता है, मॉइस्चर से बच्चे हमारे पास सरफेसेस का टेक्सचर चेंज होता है। तो मॉइस्चर को बच्चे आप अगर अवॉइड करोगे तो फ्रिक्शन रिड्यूस हो सकती है, मिनिमाइज हो सकती है, खत्म नहीं हो सकती। और मेथड टू इंक्रीज फ्रिक्शन क्या हो सकता है, ये काम मत करिए, फ्रिक्शन बढ़ जाएगी। और फ्रिक्शन बढ़ाना जरूरी है कहीं कहीं पे, हाँ या ना, बताओ शाबाश। यस सर। बिल्कुल भाई, दोनों चीजें जरूरी हैं। अगर फ्रिक्शन बढ़ती है तो भी बच्चे हमें फायदा होता है। जैसे बच्चे मैं अगर फ्रिक्शन बढ़ाऊंगा तो बच्चा हमारे पास जो चीजें हैं वो अब जैसे हम क्या करते हैं, हमारे घर पे शीशे का जो मेज है उसके ऊपर हम कपड़ा बिछा देते हैं हम, क्योंकि बच्चे अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया बच्चे, अगर आप शीशे के टेबल के ऊपर अगर आप शीशे का गिलास रख दो बच्चे तो कई बार उसको उठाने में दिक्कत आती है, कभी देखना, ऑब्जर्व करना बच्चे, लेकिन वो मतलब कि एक कंडीशन होती है, साफ सूफ करके देखना। और बच्चे जब आप कपड़ा बिछा देते हो तो फ्रिक्शन का नेचर चेंज हो जाता है, फ्रिक्शन बढ़ जाती है और चीजें क्या हो जाती है बच्चे, वहां पर बच्चे हमारे पास रुक जाते हैं, रेस्ट पे आ जाती है, उनको चलाने में हमको टाइम लगता है। चलिए, सो ये बच्चा हमारे पास ये पूरा का पूरा, ये बच्चे फ्रिक्शन चैप्टर की आपके पास क्या थी बच्चे, थ्योरी, मतलब फ्रिक्शन चैप्टर की थ्योरी बच्चे आपके पास कंप्लीट, मतलब कि फ्रिक्शन चैप्टर आपके पास कंप्लीट आपके पास हो जाता है। बिल्कुल याद रखना, इससे ज्यादा बच्चे आपको इसमें कोई थ्योरी नहीं है। अब हमारे पास यहाँ पर आते हैं क्या बच्चे, क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बच्चे अब हम शुरू करते हैं बच्चे क्वेश्चन के साथ, और क्वेश्चन बड़ा सिंपल से क्वेश्चन है बच्चे। अगर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन किया होगा तो हम कर लेंगे, अगर वहां पर दिक्कत आई होगी तो यहाँ पर भी दिक्कत आएगी। चलो चेक कर लेते, ये हमारे पास आ गया, और मेरे पास यहाँ पर क्या लगी हुई है बच्चे, एक पुली लगी हुई है। यहाँ पर बच्चे हमारे पास क्या लगी, एक पुली लगी। इस पुली के साथ कुछ मासेस को बच्चे हमने जोड़ा हुआ, एक मास नीचे है और यहाँ से एक मास आपके पास यहाँ की तरफ को लग रहा है। ये हमारे पास दो मासेज हैं बच्चे, एक मास आपके पास यहाँ पर है और दूसरा मास बच्चे हमारे पास यहाँ पर। एक मास बच्चे हमारे पास जिसकी वैल्यू आपके पास यहाँ पर किसके बराबर है, 2 kg के बराबर। ये बच्चे 2 kg के बराबर है। यहाँ पर जो मास है बच्चे हमारे पास, वो हमारे पास यहाँ पर 1 kg के बराबर है। इधर बच्चे हमारे पास क्या चीज है बच्चे, फोकस करते हैं। हमारे पास यहाँ पर टीचर मान लिया जाए कि मुझे बोलता है कि म्यू के की वैल्यू 0 पॉइंट आपके पास 2 के बराबर, 0.2 के बराबर है। यह हमारे पास इसकी वैल्यू 0.2 के बराबर है, 0.2 के बराबर है, म्यू के की वैल्यू 0.2 के बराबर है। और हमारे पास अगर ये 0.2 के बराबर है और यहाँ पर बच्चे नीचे फोर्स कौन सी लग रही है, शाबाश बताओ, 20 न्यूटन की। और रस्सी में टेंशन टी आ जाएगी, रस्सी में टेंशन टी आ जाएगी, ये टेंशन टी आ जाएगी और ये टेंशन टी आ जाएगी। नॉर्मल रिएक्शन एन के बराबर है और नीचे बच्चे हमारे पास फोर्स कितने के बराबर है, 10। और यहाँ पर जो फ्रिक्शन होगी वो इसकी मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगी। ये बच्चा हमारे पास इसके मोशन को, हमारे पास यहाँ पर इसकी मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगी, फोकस करने। और यहाँ पर बच्चा हमारे पास जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो हमारे पास 0.2 इंटू एन है, एन बच्चे 10 के बराबर है। तो बच्चे हमारे पास 0.2 इंटू 10, तो बताओ कितने के बराबर फोर्स आ जाएगी, 2 न्यूटन। 2 न्यूटन। ये 2 न्यूटन की फोर्स, ये 2 न्यूटन की फोर्स हमारे पास किसको क्या करेगी, अपोज करेगी। ये 2 न्यूटन की फोर्स बच्चा हमारे पास इसको अपोज करेगी और 20 न्यूटन की फोर्स इसको चलाएगी। तो बताओ सिस्टम कहाँ की तरफ को चलेगा, यहाँ से ये नीचे चलेगा, यहाँ से ये आपके पास आगे की तरफ को चलेगा। यहाँ पर हमारे पास ये सिस्टम अगर ए से नीचे चलेगा और ये ए से आगे चलेगा, ये फोर्स आपके पास कौन सी फोर्स है बच्चे, सपोर्ट।
और 2 न्यूटन की फोर्स हमारे पास कौन सी फोर्स है, अपोज, ये हमारे पास इसको अपोज कर दिया, और मुझे निकालनी है एक्सेलरेशन। अब बताने की जरूरत है कैसे निकालोगे, 20 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस ऑफ 2, तो आपके पास यहाँ पर क्या चीज आ गई, शाबाश बताओ बच्चे, दिस विल बी 18 अपॉन 3, तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब टीचर मुझे टेंशन निकालने को बोलता है, तो हमारे पास यहाँ पर ये 2 kg की बॉडी है, ऊपर टेंशन T लग रही है, नीचे बच्चा हमारे पास यहाँ पर 20 न्यूटन है, और ये बॉडी नीचे एक्सेलरेट कर रही है। अब ये 2 kg की बॉडी है, शाबाश बताओ बच्चा, अब क्या इक्वेशन बनेगी, 20 माइनस 20 minus 2 into 8, बिल्कुल बिल्कुल, ये सिस्टम नीचे जा रहा है तो ये फोर्स बड़ी, ये छोटी, सो 20 माइनस ऑफ 12 इज इक्वल टू T, तो T इज इक्वल टू किसके बराबर आ गए, शाबाश बताओ, बिल्कुल 8 न्यूटन के बराबर। तो कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि ये सर हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, कर पाए, बेटा क्यों नहीं कर पाओगे आप, मुझे एक बात बताओ, ठीक है। सो आज बच्चे आपका काम है कि आप जाकर इसको रिवाइज करें, पूरा चैप्टर बच्चे आप रिवाइज करें, और बच्चे फिर हम इसके ऊपर कोई डीपीपी बनाते हैं, आपको डीपीपी देते हैं बच्चे, और फिर बच्चे इन क्वेश्चंस को हम ट्राई करेंगे, फिर इसके ऊपर एक टेस्ट वगैरह लेंगे, तो जाकर आपकी क्लैरिटी हो जाएगी। तो नेक्स्ट चैप्टर अब कौन सा बच्चे, डायनेमिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशन, यानी कि सर्कुलर मोशन की डायनेमिक्स अलग से होती है, सर्कुलर मोशन फिर दोबारा आएगा, हार्डली बच्चे उसके अंदर हमको एक दिन लगेगा वो चैप्टर कंप्लीट करके, देन वी विल बी स्टार्टिंग विद द वर्क पावर एंड द एनर्जी। तब तक बच्चे आप इसको थोड़ा रिवाइज करिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस करवाने हैं मैंने, और बहुत अच्छे ढंग से क्वेश्चंस करवाने, ठीक है बच्चे, चलिए बच्चे, ओके बाय बाय, टेक केयर बच्चे, बाय।